हाय तुम्हारा क्या कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर। बी कंफर्टेबल। जी सर। आपके 10th में 2013 में आपने किया 93%। जी सर। फिर 12th 91%। कुछ फिर आप बीएससी किए आपने जी सर। 2018। उसके बाद आप संविदा पर रहे डाकघर में। जी सर। और अभी आप परमानेंट पोस्ट पे हैं वहाँ पे? नहीं सर, अभी मैं प्रतिनियुक्ति पर ही हूँ। प्रतिनियुक्ति पर है। संविदा प्रतिनियुक्ति में क्या अंतर है? सर संविदा में जो शासकीय नौकरी के जो पूर्ण वो होते हैं, पेंशन होती है और स्थायित्व नहीं होता है, प्रॉपर सैलरी का अभाव रहता है, मतलब कि जो 4 घंटे की जो है उसी आधार पर सैलरी का प्रदान होता है। और प्रतिनियुक्ति सर की कुछ समय के लिए मूल स्थान से अन्य जगह की सेवाएं प्रदान करना, और जैसी वो सेवा को संविदा मीन्स कंट्रैक्चुअल। क्या कंट्रैक्चुअल में जो आपको पैसा मिलता है उसमें एडिशनल भी बेनिफिट है? कोई आपने लिखा 12,000, फिर नीचे लिखा 15,564। सर इसमें डिफरेंस अलाउंस जिसको डीए अच्छा कंट्रैक्चुअल में मिलता है आपके? जी सर। दैट्स गुड। तो फिर ये प्रतिनियुक्ति अगर परमानेंट आप हो जाओ यहाँ पे तो फिर छोड़ दोगे इसलिए वाली पोस्ट को? सर नहीं छोड़ूंगा, इसके पीछे सर एक परमानेंट ही ऑप्शन नहीं होता है सर। करियर में एक्सीलेंस सर मेरा शुरू से ही हो रहा है, तो इसके अलावा भी सर अनेक आपको इस पोस्ट का 3 साल का एक्सपीरियंस है। जी सर। ओके, मैं आपको सेम ग्रेड जो एसडीएम का है उसी ग्रेड की पोस्टिंग दे रहा हूँ पोस्ट ऑफिस में। अब सैलरी बराबर है, प्रमोशन एवेन्यूज बराबर है, अब पोस्ट ऑफिस छोड़ोगे कि नहीं? सेम ग्रेड सेम प्रमोशन एवेन्यूज। निश्चित तौर पर सर पोस्ट ऑफिस गरिमामय विभाग है, मैं सर सेम पोस्ट के अलावा भी सर पोस्ट ऑफिस को छोड़ के एसडीएम के तौर पर ज्वाइन करना चाहूँगा। क्यों? सर इसके पीछे यही कारण है कि पोस्ट ऑफिस एक सीमित क्षेत्र में बैंकिंग सेक्टर और जो डाक विभाग है वो एक दायरे में काम करता है, जबकि सर मैं उसी के साथ अगर प्रशासन में आता हूँ तो यहाँ बैंकिंग के साथ में सर अनेक क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में मैं प्रत्यक्ष योगदान दे सकता हूँ सर। अक्सर देखा गया है कि मेरा अपना अनुभव है, अब पोस्ट ऑफिस का जो लोड है वो इस नई टेक्नोलॉजी में कम होता जा रहा है। Am I right or wrong? अब इनलैंड और पोस्ट कार्ड सब बंद हो गए। अब आप स्पीड पोस्ट की जगह पर कोरियर सर्विस एक दिन में पहुंचा देती है। आपका क्या कहना है कि इसको क्या फिर बंद कर दें पोस्ट ऑफिस? बिल्कुल नहीं सर। फिर क्या करें? भारत सरकार के द्वारा हर गांव में पोस्ट ऑफिस 2024 तक संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। हाँ, इसका सर उनका उद्देश्य ये है कि अब पोस्ट ऑफिस को केवल डाक पत्र से अलावा, अब पहले बात होती थी सर कि डाक ही आया डाक लेके आया, लेकिन अब सर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, डाकिया डाक लेके तो आया, साथ में बैंक लेके भी आया। अब 2018 से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको वित्तीय समावेशन से जोड़ना है और उनमें बैंकिंग गतिविधियों में मुख्य धारा में लाकर उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना है सर। तो एक तो पोस्ट ऑफिस को बैंकों से जोड़ दिया, एक कुछ और किया सरकार ने। अब पोस्ट ऑफिस में ये भी होगा, वो क्या है? पोस्ट ऑफिस में डैश होगा, वो क्या है? बीमा और बचत की योजना है, तो पोस्ट बचत योजना तो आ गया, पेमेंट की आ गया, कोई पोस्ट ऑफिस वो काम रहा नहीं पहले वाला, तो सरकार ये सब जोड़ रही। तो क्या सरकार मोबाइल बैंकिंग की तरफ जा रही है? निश्चित तौर पर सर 2018 से ही पोस्ट ऑफिस में भी बैंक का कॉन्सेप्ट ही डिजिटल नवाचार को था, और सर ये सकारात्मक प्रयास था, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में हमेशा से उपभोक्ताओं की यही समस्या थी कि लाइन कल्चर था, उसको दूर करके पूरी का पूरा जो सॉफ्टवेयर था उसको बैंक ने अपने डिजिटल ऐप पर ला दिया है, जिससे न केवल लाइन कल्चर खत्म हो और अब आप मोबाइल सिस्टम से एक्वाइंट हो गए, राइट, आप एसडीएम बन गए। इस मोबाइल सिस्टम को, मोबाइल सिस्टम, मोबाइल ये नहीं, मोबाइल जो सुविधाएं, इसको और किस क्षेत्र में एक्सटेंड कर सकते? सर आप प्रॉपर पोस्ट ऑफिस मोबाइल बैंकिंग होगी। जी सर। अब इस मोबाइल सर्विसेज को जनहित के लिए मैं और कौन से एरिया में ले जा सकता? सामाजिक क्षेत्र की जो भी योजनाएं रहती हैं, जैसे नाम जैसे सर वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गई, ये तो सब आर्थिक हो गई। अब आगे चलो, सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं भी सर, क्या जैसे लाडली बहना योजना है अभी जो वर्तमान में संचालित है। क्या हेल्थ के लिए मोबाइल योजना नहीं जा सकते? बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर हम
शिक्षा भी, एजुकेशन में नहीं कर सकते? हेल्थ और एजुकेशन। गांव के अंदर आप बुक्स और वो भेजो ताकि बच्चों को पढ़ने का इंटरेस्ट आए, ऐसे सब सोचो। जी जी ये तो जो बचत योजना ये तो सारी आप बैंक से जोड़ रहे हो, राइट सर, है ना? थैंक यू सर। ये आपने लिखा आप नॉन क्रिमिनल लेयर में है। जी सर। ये नॉन क्रिमिनल लेयर क्या होता है? सर इंदिरा साहनीवाद केस में इसमें एक 8 लाख का एक कैप लगा दिया था। अगर 8 लाख से कम इनकम है तो नॉन क्रीमी लेयर में सम्मिलित होते हैं, और इससे ज़्यादा है तो ये सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग के से संबंधित है सर। सिर्फ इसमें एक ही क्राइटेरिया क्रिमिनल लेयर और नॉन क्रिमिनल लेयर में फर्क करने का 8 लाख। बस 8 लाख। जी सर, यहाँ तक मुझे अभी याद है 8 लाख का ही आर्थिक रूप से प्रावधान किया गया है। सब लोग बच्चे किसी कोचिंगों से मतलब होता है कि सबकी इंफॉर्मेशन एक ही क्यों होती है कि एक ही लाइन बताएगा 8 लाख? ये भी तो होता होगा कि मदर या फादर स्कूल फर्स्ट क्लास ऑफिसर है या मदर या फादर दोनों सेकंड क्लास ऑफिसर है, आर्मी में किस रैंक का आदमी है वो, ये सब डिटेल में पढ़ाई जाती है। मतलब एक चीज आपको बता दी गई है। एनीवे, आपने पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। न्यूटन तो पढ़ा होगा। न्यूटन समझाओ मुझे उसे तीनों लोग एग्जाम्पल के साथ। सर न्यूटन ने जो पहला नियम दिया था, उनका ये कहना था कि जो अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, और जब तक उस पर वायबल नहीं लगाया जाता। इसी प्रकार से अगर वह गतिमान अवस्था में तो वह गतिमान ही रहेगी। और दूसरा नियम उनका संवेग से संबंधित था कि संवेग में परिवर्तन की दर वेग सॉरी सर तीसरा नियम दूसरा याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। तीसरा प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है सर। जो कि तीसरा नियम है वो रॉकेट से संबंधित है। रॉकेट का जो हम प्रक्षेपण करते हैं वो थर्ड नियम पर आधारित है। और पहले नियम में सर कि जब भी कंबल को झटकार दें तो ये धूल के कण लगे रहते हैं, वो भाई पर लगाने से वो नीचे गिर जाते हैं। तो सर ये पहला नियम का उदाहरण है। आप डायरी लिखते हैं? जी सर। क्या ये डायरी लिखने के लिए कोई साहित्यिक विधा है? जी सर, गद्य साहित्य की विधा है। जैसे कोई साहित्यकार का नाम बताओ जो कोई डायरी आपने पढ़ी हो? सर सेवाग्राम की डायरी थी, गजानन माधव मुक्ति बोध जी की डायरी सर। इसके अलावा सबसे फेमस जो डायरी है वो एना फ्रैंक जी की डायरी है, जो 1942 और 1944 के दौरान लिखी गई थी। अच्छा अच्छा, तो आप डायरी को ईमानदारी से लिखते होंगे? जी सर। आपको कभी डर नहीं लगता कि अभी ये मतलब मेरी निजता भंग हो सकती, कोई देख सकता है उसको? सर इसका ये ड्रॉबैक रहता है हमेशा, लेकिन मैं अभी भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं उनको लिखने से हमेशा बचता हूँ। कि एक बार ऐसा हो भी गया था कि चीज़ें मेरी माताजी ने ही पढ़ ली थी, तो ऐसा गलत नहीं लिखा था सर, लेकिन वो इंटरेस्ट के तौर पे वो हमेशा फिर आगे भी ध्यान रखती थी कि It means you are not honest to your mother. आप अपनी माँ के प्रति ईमानदार नहीं, माँ से छुपाना चाह रहे हो। और अगर आप माँ के प्रति ईमानदार नहीं हो तो जॉब के प्रति कैसे ईमानदार हो जाओगे, इतना कैसे मानोगे? सर ईमानदारी का सवाल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है मैं मेरी माँ के प्रति ईमानदार हूँ, लेकिन डायरी चूंकि व्यक्तिगत दस्तावेज होता है तो सर इसमें गोपनीयता जरूरी है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी इस जीवन में क्या तुम्हारा गोपनीय है? तुमने कौन सा पेपर सेट कर दिया यूनिवर्सिटी का गोपनीय है? उन पब्लिक सर्विस कमीशन के आप इंटरव्यू जा रहे हो, क्या गोपनीय है? प्यार करना ये सब गोपनीय है, और क्या गोपनीय है लाइफ में इसमें पेपर की? सर ऐसा क्या मदर से डर गए? नहीं सर, हमारे जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जो सर हमको बताओ जरा एक घटना जो माँ से छुपाई आपने बताओ। डायरी में लिखना आप लगा कि मम्मी ने पढ़ी है, वो कौन सी घटना? सर कई बार हम घूमने उस जाते घटना के बारे में पूछो, वो क्या घटना थी सर, जो आप नहीं चाहते थे मदर को पता चले? सर मैं घूमने गया था तो उनको बताया नहीं था, फिर उन्होंने पढ़ा तो उनको ऐसा लगा कि मेरे को बताया नहीं सर, छिपाया। छुपाया सर। तो ये बेटा आपने सर को बताया डायरी लेखन के बारे में, तो मध्य प्रदेश में डायरी लेखन के लिए कोई सम्मान वगैरह दिया जाता है? सर मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं पता आपको? आप तो डायरी लेखन करते हैं, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा सम्मान है हमारे राष्ट्रीय स्तर पर। पर सर मैं इसके बारे चलिए में मैं बताता हूँ आपको कि शरद जोशी के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर। क्या जानते हैं? सर ये हिंदी के व्यंग्यकार के तौर पर हैं, इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। डायरी लेखन नहीं करते हो? बिल्कुल सर, ये गद्य विधा से संबंधित है, व्यंग्य के तौर पर डायरी
का काम सर इनकी डायरी में लिखी है उन्होंने। डायरी लेखन एक अलग चीज है, व्यंग्य लेखन कोई साहित्यिक विधा है क्या? क्या है व्यंग्य लेखन, क्या होता है? व्यंग्य मतलब सर कटाक्ष होता है तत्कालीन ये उनका। कोई लेखन की शैली है? नहीं सर, ये शैली नहीं है, हिंदी साहित्य में कहीं पढ़ा है आपने व्यंग्य शैली? व्यंग्यात्मक शैली, जी सर बिल्कुल। नहीं, व्यंग्य शैली होती है अपने आप में साहित्य में? जी सर होती है। होती है। जी सर। आप ये बताइए कि धार में हैं आप, और आपने यहाँ पे बताया कि ये संविधान नियुक्ति होती है, आजकल पेपर पढ़ रहे हैं आप, है ना? जी सर। ये बताइए कि हमारा कहीं पर जो है सरकार जो है या 1 लाख नौकरी देने का वादा करती है कि आपको हम 1 साल के भीतर 1 लाख नौकरी दे देंगे। फिर ये बात आती है आपकी, मतलब सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट आती है कि उस 1 लाख भर्ती में जो है संविदा और आउटसोर्सिंग, है ना, का उपयोग भी किया जाएगा। ये लीक हो जाता है, ठीक है। और हमारे यहाँ हम देखते हैं कि भाई 65%, 65% जो भर्तियां होंगी, तो ऐसी आशंका है कि ये संविदा होगी या फिर आउटसोर्सिंग, ठीक है। क्या आप ये मानते हैं कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है? सर आज के ही न्यूज़पेपर में सरकार के द्वारा इसका स्पष्टीकरण दिया था, क्योंकि सर ये कल न्यूज़पेपर में छापा गया था। ठीक है, कल की न्यूज़पेपर से घबरा गए तो आज उसका मतलब वो दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं। सर लिपापोती हुई ना, मतलब एक अपन लोग आरोप नहीं लगा रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई हम आपस में बात करते हैं, राइट सर। लिपापोती लग रही हो, ठीक है। जी सर। तो मुझे ये बताइए, क्या ये वादा खिलाफी है? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सरकार के पास जितने संसाधन होते हैं उसके आधार पर ही सामान्य प्रशासन विभाग या जो भी संबंधित विभाग मैंने आपसे कहा वादा खिलाफी है या नहीं है, बस इतना बताओ। सर नहीं है। नहीं है वादा खिलाफी। वही आउटसोर्सिंग से या संविदा से जो भर्ती होगी तो ये तो पक्षपातपूर्ण हो सकती है, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से तो नियुक्ति नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं ये अपने अपने लोगों को भर्ती कर सकती हैं, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। और दूसरी बात मैं ये मानता हूँ कि भाई ये तो एक समय विशेष के लिए, चुनाव होने के बाद आप एक और कोई कानून बना देंगे, नियम बना देंगे, इनको बाहर कर देंगे। सर निश्चित तौर पर संविदा और आउटसोर्सिंग में स्थायित्व का अभाव रहता है, लेकिन सरकार के माध्यम से सर सभी को स्थायित्व करने की प्रक्रिया मुझे सरकार को 1 दिन के भीतर ही ये वो कहना पड़ रहा है कि नहीं हम तो पीएससी से भर्ती निकालेंगे, वो बात तो ठीक नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार का पिछले 1 वर्ष से लगातार विजन रहा है कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, और उन्होंने आज भी इस बात को दोहराया है। तो उन्होंने चलिए छोड़िए, आप ये बताइए कि मांडव और बूढ़ी मांडव में कुछ अंतर है? धार जिले में हो ना? धार जिले में। हाँ, तो मांडव और बूढ़ी मांडव में कोई अंतर बताएंगे? चलिए राजा मुंज के बारे में बताइए। राजा भोज परमार वंश, मुंज के बारे में। सर परमार वंश के ही शासक थे राजा मंच, जिनका पूरा नाम वागपति मंच के नाम से जाने जाते हैं। वागपति जी, है ना? ये उपाधि है। वागपति नाम, ठीक है, वागपति मुंज, ठीक है। चलिए बताइए। हाँ सर, इन्होंने धार के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है, और इनके दरबार में धनपाल जो जैन स्कॉलर थे वो कवि रहे हैं। इनका संघर्ष किससे माना जाता है? कौन से राजवंश से इनका जबरदस्त संघर्ष हुआ? सर इनका संघर्ष मैं सर अभी वर्तमान में याद नहीं करता। चलिए, धार में किला देखा होगा आपने, जी सर। ठीक है, आपके ऑफिस के आसपास ही है शायद, जी सर। है ना? वो जो किला है वो उसको किसने बनवाया? सर इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। कब बनवाया था ये? 1344। कब, क्यों, किस कारण से बनवाया? सर वो राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली लौट रहे थे, उनका 1 दिन उनका रहवास था, इस वजह से उसके लेकर तत्काल रूप से निर्माण किया गया था। मैं बस एक छोटा सा प्रश्न पूछा, सर पूछिए कि धार 12.5 तालाबों का शहर क्यों कहा जाता है? 12.5 तालाबों की नगरी धार क्यों बोलते हैं? सर इसके बारे में मुझे अध्ययन करना पड़ता है। कोई जलीय जीवन वाली बात चल रही ना आजकल। जी 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 चलिए सर, पूछिए आप। थैंक यू। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उज्जैन में महाकालेश्वर का कॉरिडोर है, इसके बारे में आपकी क्या विचार? मैं इसके बारे में सकारात्मक विचार है। इससे न केवल वहाँ का आधारभूत संरचना का विकास हुआ है,
सर पिछले महीने रिपोर्ट भी आई थी, हर साल हर महीने 18 लाख पर्यटन उद्यम उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर को देखने आते हैं। इससे न केवल उनका संरचना का विकास बल्कि रोजगार और अनेक ऐसी संबंधित गतिविधियां संचालित होने लगी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे भविष्य में भी ऐसे प्रयास सरकार के द्वारा होने चाहिए। ऐसा ही कुछ और मध्य प्रदेश में आपको करने के लिए कहा जाए कि जिस तरह का कॉरिडोर यहाँ बनाया गया है, अभी ऐसा ही जो है कहीं और बनना चाहिए, आप किसको प्रपोज करोगे? सर अभी बजट में 3 कॉरिडोर और बनाने की हमारे यहाँ चर्चा है। संत रविदास जी का कॉरिडोर जो कि, और इसके अलावा भोपाल में सर मुझे याद नहीं आ रहा है, बाकी एक और है। ये तो सरकार ने कर दिया, आपकी तरफ से प्रपोज करना चाहे तो किसको करोगे? सर मैं ग्वालियर चंबल रोड जो हमारा गुना क्षेत्र है, इसमें एक कॉरिडोर बनाने की प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर क्या रहता है कि जो पलायन की समस्या है, अधिकांश भोपाल या इंदौर हमारे यहाँ के जो व्यक्ति की पलायन कर जाते हैं, तो सबसे बड़ी रोजगार की समस्या मेरे क्षेत्र में मुझे दिखती है। अगर ऐसा कॉरिडोर अगर विकसित हो जाता है, चाहे उसे खुली हो, क्योंकि स्थान सुटेबल है भौगोलिक रूप से भी और सांस्कृतिक तौर पर, तो निश्चित तौर पर ये गुना ग्वालियर से ऊपरी दमोह ये वाला क्षेत्र निश्चित तौर पर लाभान्वित होगा। यहाँ पे कमी भी बढ़िया, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। बुलाते हैं। जनाब कैसे हैं? कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर अच्छा रहा, कुछ टिप्स और जानकारियाँ जवाब है सर। कौन से बात कोई बात नहीं है, सब तो बढ़िया बढ़िया बल्ले बल्ले सब चला यार, क्यों डालना? देखो बेटा, आपने बहुत अच्छी चीज ये है कि अच्छी पर्सनैलिटी भगवान ने दी है। आपका सबसे जो मुझे अच्छा लगा वो लगा कि आपके अंदर एनालिटिक एबिलिटी है, चीज को डिफेंड करके लॉजिक के साथ। और मैंने मान किया कि जब आपने पोस्ट ऑफिस का सवाल पूछा इस साल में कि साहब तो बाकी कंपनियां, तो आपने कहा इनकी कॉस्ट ज्यादा है या कॉस्ट कम। दैट इज अ वेरी गुड आंसर कि आपने उसको घबराया नहीं, उसको एनालाइज प्रॉपर कर लिया। दूसरी चीज जो आपको इम्प्रूव करना है कि वो ये करना है कि देखिए वहां 15 मिनट में आपकी पूरी लाइफ टेस्ट हो जाएगा। आपको बेस्ट है, आपके माइंड के हॉरिजन बिल्कुल खुले रहेंगे। जैसे मोबाइल की बात हुई उसी समय दोहराओ कि जब मोबाइल पर इतना जोर दे रहे हैं, ये पूछेंगे वो मोबाइल कहाँ आ सकता है, तो हेल्थ एजुकेशन भी दोहराओ। डायरी के केस में आप ऑफेंड फील किए जब मैंने कहा यू आर डिसऑनेस्ट टू योर मदर, आपने छुपाया। क्या डायरी राइटिंग सारी पर्सनल चीजों के लिए होती है क्या? मैं भी डायरी राइटिंग करता हूँ, मैं लाइन बड़ा दिखाता, मैं डायरी राइटिंग क्या करता हूँ, अच्छी कोटेशन लगती है मैं बता लिखता हूँ। आज सुबह ही मैंने व्हाट्सएप पे वो कौन सा कभी बहुत फेमस क्या नाम उनका एम से जो कई शोज में भी आते हैं, उन्होंने माँ पे बहुत अच्छी चीज 4 लाइनें बोली है, मैंने कागज पे लिखी है, जोधपुर जाके डायरी पे लिखूंगा। मेरी डायरी जीके से भरी हुई है जो, और डायरी में ईमानदार बात यह है कि कोई आदमी पर्सनल चीज नहीं लिखेगा। अगर मेरे या किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है तो वो डायरी में लिखेगा तो फ्रेंड को फील करते हो। तो ये जवाब तो इस तरह से सर डायरी का मतलब ये है कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है, ये ईमानदारी शो होती है। लेकिन आप एक साथ कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है। मैंने पूछा था कि आप ईमानदारी से लिखते हो, तो आपने कहा था हाँ ईमानदारी से लिखता हूँ। मैंने कहा था, फिर आपने कहा कि मैं कुछ चीजें नहीं लिखता हूँ। कोई आदमी जो नहीं लिखता है इस तरह, तो ये ऑनेस्ट आंसर अप्रिशिएट होगा वहां पे कि साहब आप किसी से प्यार मोहब्बत तो कैसे लिखूंगा, बीवी थोड़ी उसने देख कर जब आपको बोर्ड हंसेगा क्या क्या मस्त करता है। ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया, चांसेस बेटा ब्राइट है तुम्हारे होने के, मार्क्स से भी है। ठीक है सर। बाकी सर फ्लुएंसी वगैरह ठीक था, बहुत बढ़िया, थोड़ा धीरे फास्ट मुझे भी लगा सर। वो कई बार समझने में हमें करना होता है और वहाँ ऐसे भी बैठे हो सकते हैं जो मशीन लगाए हुए कान में तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, चांस आर वेरी ब्राइट।